नमस्कार, लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह, एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान। आज अध्याय हम पढ़ेंगे 9, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। एनसीईआरटी की किताबों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं जो नेट के एग्जाम में भी आते हैं, सीटेट के एग्जाम में भी आते हैं और यूपीएससी के एग्जाम में भी। तो आज हम पाठ पढ़ने वाले खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। जो प्रभाकर देख रहा था कि आखिर ये काम कैसे हो रहा है, और इसे देखकर उसके मन में कई सारे जो विचार, कई सारे प्रश्न भी उत्पन्न हो रहे थे। तो आज जो अध्याय 9 है खुशहाल गांव के, उस समय का जो खुशहाल गांव था वो कैसे था और समृद्ध शहर, तो इसके बारे में बताया गया है। चलिए फिर हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। जो इसमें बताया गया कि लोहार के औजार और खेती, यहाँ पे लोहे के औजार और खेती, तो उस समय जो खेती कैसे होती थी उसके बारे में है। फिर इसके बाद लोहे का प्रयोग आज के एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ये सही बात है कि जो लोहे का जो प्रयोग जो किया जा रहा है वो बहुत ही उपयोग माना गया है। और इसके साथ ही जितने भी हैं लोहे के औजार और खेती, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। अगर कहा जाए कि लोहे का प्रयोग कब हुआ था तो 3000 साल पहले हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। तो करीब जो 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का जो प्रमाण है मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। और ये अध्याय जो 6 में तुमने पढ़ा था कि जो लोहे का जो फाल के इस्तेमाल जो कृषि उत्पाद में बढ़ गया है। तो ये जो चित्र है जिसमें चित्र में बताया गया जो औजार की जो सूची में इन चित्रों के नाम चुनो, जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी, फिर उसके बाद संडसी, लोहे की एक ऐसी 5 चीजों के जो है सूची बनाओ जिनका उपयोग हम रोजमर्रा में करते हैं। अब कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह जो सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ये है। तो इस पाठ में जो लोहे का उपयोग कैसे कैसे हुआ और कृषि जो किस तरह से उत्पादन जो पढ़ने में काफी उपयोग आए, इसके बारे में बताया जा रहा है। और फिर इसके बाद है पाठ के अंतर्गत, फिर इस पाठ में है, पाठ के साथ साथ मैं आपको प्रश्न उत्तर भी कराऊंगी। और लोगों द्वारा जो परिश्रम किया गया था, किसानों को लाभ हुआ क्योंकि अब उत्पादन की जो अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। दूसरे में वे किसानों से कर लेते हैं, यह सिंचाई से ही संभव था। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है इसमें और हम क्या बता सकते हैं। अब वो आगे है कि आप भी इसके उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या आएगा यहाँ पे। फिर अब गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के
अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामियों को वेलेला ये पूछा जाता है और ये अक्सर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में भी। और कम वेलेला साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास कड़ेसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के जो लोग हैं इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने। खुशहाल परिवार के बारे में भी बताया जा रहा है इसमें। यानी कि ये जो पद है अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः जो इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। जो उस समय के जमीन पर थे कौन काम करते थे? जो दास लोग होते थे, मजदूर लोग होते थे, वो काम करते थे। गांव में काम करते थे जब भी उनको जो है अपना पेट पालने के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त जो प्रभावशाली होने के कारण जो प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। और ये जो न्यायाधीश का जो आमतौर पर कभी कभी जो पुलिस का जो काम भी करते थे। अब आते हैं ग्राम पे। भोजकों के अलावा अन्य जो स्वतंत्र कृषक भी जो किसान भी होते थे जिन्हें जो है गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ जो ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास जो कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश जो गांव में जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। और ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि जो अधिकांश गांव में कौन रहते थे? तो लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब इसके बाद है प्राचीनतम की बात की जा रही है। जो ये इसमें है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाओं को जो संगम साहित्य कहते हैं। और इनकी रचना जो है 2300 साल जो पहले की गई। और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये है मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का जो उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम जो है साहित्य पाए जाते हैं। अब ये जो संगम की बात हो गई। अब उसके बाद है कि जो ये नगर जो है क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण और मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में जो प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं में इनका संकलन किया है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो जातक कथाओं में क्या होता है कि बुद्ध ने जातक कथाओं की बात की है। और वहां से कहीं न कहीं जो है जातक कथाओं से हमें कहीं न कहीं काफी शिक्षा भी मिलती है जातक कहानियों के माध्यम से। और ये बहुत ही प्रचलित माना जाता है जो जातक कथाएं होती हैं। तो अब हम एक जातक कथा की बात करते हैं जो बहुत ही इसमें है दिया गया है। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उनके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने मालिक से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी।
देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का जो कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को जितने भी ढेर को वो खरीद लिया। इस तरह जो युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई कि एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ये कहता है कि अब बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों को पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक कि मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। अब आप बताएंगे कि इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़ों का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसाय को अपना सकती थी? तो ये कुछ प्रश्न हैं, तो आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या है इस कहानी का मतलब और क्या बताया जा रहा है इस कहानी में, जो ये मुख्य रूप से जातक कथाओं से निर्धारित है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जो जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे और इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों को रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग जो है आते थे। तो इस पाठ में इसके बारे में बताया गया, मूर्ति के बारे में भी, कि किस तरह से जो उस समय के जो लोग थे मूर्तिकार भी करते थे, नक्काशी भी करते थे, काफी अपने जीविका को चलाने के लिए वो कहीं ना कहीं किसी न रूप में कार्य करते रहते थे। वो चाहे वो राजा के वहाँ पे करना हो, चाहे वो किसी मूर्तिकार का काम करना हो, तो वो काम करते ही थे। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं पाठ की ओर। अब इस चित्र में देखिए कि इसमें क्या है, सांची की मूर्ति कला। ये है एक तरह से सांची की मूर्ति कला है। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है और इसके बारे में जो है हम अध्याय 12 में पढ़ेंगे। इन दीवारों को देखो कि क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या फिर पत्थर से। क्या इसकी जो रेलिंग है लकड़ी की बनी है? तो इस चित्र की बात की जा रही है, जो इसमें क्या कैसे बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। तो इसमें बताया जा रहा है, दिल्ली में मिला वल्य कूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्थाओं से ये कैसे भिन्न है, ये पूछा गया इसमें। अब हम बात करते हैं कि इसमें अध्याय 6 में जो वर्णित जो अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे, हमने अध्याय 6 में भी महाजनपदों की बात की थी जिसकी राजधानी की। और जैसा कि तुमने पाठ मतलब इसमें पढ़ा कि इसमें कुछ जो शहर पर कोटों से घिरे होते थे। फिर ये आगे चलते हैं, फिर जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम उसकी बात करते हैं। इसमें है कि महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत ही कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक ना पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी जो खोज जो कर सकते हैं। ये चित्र की बात की जा रही है। आगे चलते हैं पाठ में। उस समय की बताया जा रहा। अब ये है बेरी गांजा।
जो है भरूच, बेरी गाजा, जो ये भरूच का यूनानी नाम है, इसकी कहानी है। बेरी गाजा की संकरी खड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पानी मतलब नाव चला जो पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा जो नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों की यहाँ जो है जहाज ला सकते थे। जैसे बेरी गाजा में जो शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के का आयात होता था। और हिमालय की जो जड़ी बूटियां, हाथी के दांत, गोमेद, फिर उसके बाद कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, यहाँ से जो है ये निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे और इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। इसमें ये बताया गया है। अब है कि इस पार्ट में अब हम बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिक्के की बात की जा रही है इस पार्ट में कि उस समय के सिक्के कैसे थे और आज भी आप जानते हैं कि वर्तमान युग में भी सिक्के कैसे हैं। तो पृष्ठ 90 में इसमें आप देखें, सिक्कों के आधार पर जो है कि सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं और सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को जो आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ये आहत सिक्के की बात की जा रही है यहाँ पे। जो उस समय के जो सिक्के हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं उसकी बात कही गई है। अब पाठ में है, उसके बाद सिक्के के बाद आते हैं हम नगर की बात करते हैं। थोड़ा नगर से पहले हम इसमें देखते हैं जो है, हाँ, सिक्के की बात हो गई है। अब इसके बाद है विनिमय के अन्य साधन, विनिमय जो होते थे उसके साधन की बात है। संगम साहित्य, इस छोटी सी कविता को पढ़ो। देखिए इस हमें कितनी सीख मिलती है कि जब एनसीईआरटी की किताबों को हम पढ़ते हैं तो इतनी बारीकों से जानकारियां मिलती हैं एकदम। ये मत समझिए कि हम 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या मिलेगा, क्योंकि जब तक हम गहराई से नहीं जानेंगे तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और अक्सर जो एनसीईआरटी की किताबें होते हैं वहीं से ही आगे के जो जितने भी प्रश्नों के निर्माण होते हैं, ज्ञान का विस्तार होता है, तो यहीं से ही शुरुआत होती है। फिर देखिए यहाँ पे एक कविता के माध्यम से भी बताया जा रहा है। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागारों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। कितनी जाहिर सी बात है कि इसमें कविता भी दर्शाया गया कि हम कैसे उस समय के जो जीवन है, उस समय जो जीवन जो जीते थे, खुशहाल जीवन है, उस खुशहाल जीवन को एक कविता का रूप भी बांधा गया है इसमें। और कैसे जो व्यापारी लोग जो व्यापार करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान विनिमय करते थे, उनका जो साधन होता था उसकी बात कही गई है। और समुद्र के किनारे जो नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते थे और वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। तो आप भी बताइए कि कैसे उस समय का यात्रा होता था और विनिमय होता था। तो अब सिक्कों के बाद आते विनिमय के बाद आते हैं नगरों की बात करते हैं, क्योंकि जब शहर पर जाते तो नगर की भी बात होती है। और हम जो बात कर रहे हैं इसमें खुशहाल गांव आया, गांव के बाद शहर आते हैं, गांव में लोग कार्य करते हैं, फिर धीरे धीरे हम शहर की ओर भी बढ़ते हैं, परिवर्तन आता है, तो इसकी बात भी होती है। अक्सर जो नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा की बात की जा रही है। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह जो यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से जो एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे।
आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, इसके बारे में भी हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आगे आते, बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण माना जाता है केंद्र है। मथुरा में, यहाँ पे मथुरा की ही बात की जा रही है। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर जो ये संक्षिप्त जो अभिलेख है, जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के जो अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के जो उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की जो सूची बनाओ, एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं मिलता है। तो आप भी हमें बताइए कि आखिर वो कौन सा नाम है। शिल्प तथा शिल्पकार की बात कही जा रही है इसमें। पुरास्थलों से जो शिल्पों के नमूने मिले हैं, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। शिल्पकारी की बात कही जा रही है कि उस समय शिल्पकारी की जाती थी, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये किसकी बात की जा रही है? जो पुरास्थलों से जो शिल्पों के जो नमूने मिले थे उसकी बात कही जा रही है। ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्राय काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। ध्यान रहे कि जो अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का जो उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था और जो उत्तर में जो वाराणसी और दक्षिण में जो मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। और यहाँ जो स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था, दोनों ही काम करते थे। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। शिल्पकार की बात है, फिर उसके बाद है डिजाइन की बात कही जा रही है। जिनका डिजाइन जो हम अभी देखिए, चित्र देखिए, अभिलेख मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर जो ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, जो कि हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा होगा, जो उस समय जो लिखे गए थे फिर जो है ये प्रारंभ में जो तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अब ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं तो आप भी बता सकते हैं क्या है इसमें। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध अवमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। फिर अब आते हैं अन्यंत्र पर, जो कहीं ना कहीं पाठ के अंतर्गत आता है और जो कुल मिला के इसमें सभी का संक्षेप भी दिया जाता है। यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है कि इसका जो विकास लगभग तभी हुआ है जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की जो है वो राजधानी था और यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था और जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया था। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे चित्र, इस चित्र में दिखाया गया है।
अब ये है एक्वाडक्ट है, और इसमें जो है सीढ़ी नुमा जगह होती थी, और यहाँ जो लोग हैं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते हैं। उन्होंने जो स्नानागार भी बनवाए थे, जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम भी करते थे। बड़े बड़े जो जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था यहाँ पे इनके लिए। तो ये बात हुई है यहाँ पे। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। कुछ उपयोगी शब्द हैं जो पाठ के दौरान आए हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। उपयोगी शब्द जैसे पहला हुआ लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वल्लीकूप, पतन, श्रेणी। तो ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं खालिस्तान की बात करते हैं। खाली जगहों को भरो। तो जैसे का है, तमिल में बड़े भूस्वामी को कहते थे, तो क्या कहते थे? तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो आएगा वेल्लला आएगा यहाँ पे। तो तमिल में जो बड़े भूस्वामी को कहते थे वो था वेल्लला। फिर इसके बाद खा है। खा में पूछा गया है कि ग्राम भोजकों की जो जमीन पर प्राय खालिस्तान पे द्वारा खेती की जाती थी, तो किस चीज की खेती की जाती थी? ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय द्वारा खेती की जाती थी, तो वो है दास और मजदूर के द्वारा खेती की जाती थी यहाँ पे। अब है गा है, तमिल में हलवाहे को कहते थे। क्या कहते थे हलवाहों को? तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा उनवार कहा जाता था, उनवार। अब उसके बाद है घ है, अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे, तो उसमें आएगा छोटे जो होते थे वो भूस्वामी होते थे। अब हम प्रश्न उत्तर की बात करते हैं कि पाठ के दौरान जो मैंने आपको पाठ जो रीड हुआ है, पढ़ाया गया है, तो प्रश्न उत्तर भी बहुत जरूरी होते हैं और यहीं से पूछे भी जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर ये है कि जो ग्राम भोजकों को जो राजा द्वारा जो किसानों से जो कर जो वसूलने की अनुमति मिली हुई थी, तो उन्हें कभी कभी जो न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी, और साथ ही कभी कभी पुलिस का काम भी करना पड़ता था। और ग्राम भोजक जो है प्राय गांव का सबसे बड़ा जो क्या होता था, वो भूस्वामी होता था। और भूमिहीन स्त्री, पुरुष, दास, कर्मकार जो सभी उसकी जमीन पर काम करते थे। संपत्ति और अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो इन सब का भी वो काम करते थे। फिर इसके बाद हम चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो गांव में जो रहते थे और शहरों में जो रहते थे शिल्पकारों की सूची बनाना है। तो जैसे कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए, लुहार, सुनार आदि ये हो सकते हैं इसमें। अब चौथा प्रश्न है कि सही जवाब देना है, कि सही जवाब ढूंढो कि कौन सा सही जवाब हो सकता है। तो इसमें है पहला का में कि वल्लीकूप का उपयोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए किया जाता था। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका जो उत्तर होगा जो प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था जल निकास के लिए किया जाता था। जो वल्लीकूप का जो उपयोग किया जाता था वो जल निकास के लिए किया जाता था। फिर खा है, आहत सिक्के चांदी, सोना, टिन, हाथी दांत के बने होते थे। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो होगा चांदी होगा, क्योंकि आहत सिक्के जो होते थे वो चांदी के बने होते थे। तो आगे आते हैं ग पे कि ग का क्या प्रश्न है। ग में पूछा गया है कि मथुरा जो है महत्वपूर्ण है। गांव, शहर, धार्मिक केंद्र, जंगल क्षेत्र था। तो इसमें से जो होगा वो होगा मथुरा जो महत्वपूर्ण जो था वो था धार्मिक केंद्र। ग इसका उत्तर होगा। फिर आते हैं घ पे
कि श्रेणी में पहला है, जैसे शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था। तो इसमें जो होगा श्रेणी जो उसमें आएगा शिल्पकारों, ये हुआ। तो हम और आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ा कि यहाँ पूछा गया है कि क्योंकि जब हम पाठ पढ़ा रहे हैं तो प्रश्न उत्तर भी बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। प्रश्न उत्तर भी पूछा जा रहा है, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत, उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं, तैयार माल क्या होता है आदि। तो ये पूछा गया है इसमें इसमें हाँ, इसमें ये बता सकते हैं कि जो उस इससे पहले जो प्रश्न है, हाँ नहीं, इससे पहले ये प्रश्न है कि पृष्ठ संख्या 87 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजारे किस काम में आते होंगे, ये पूछा गया। तो जो लोहे के जो औजारों में जो हाशिया खेती के लिए इस्तेमाल होगी, और जो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती होगी, और संडसी रसोई में, और जो लुहार द्वारा जो गर्म सामान को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो ये इसका उत्तर हम कह सकते हैं। 5वें का उत्तर मैं बताइए आपको। फिर आते हैं 6ठे पे, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा हो। इनमें तुम क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई गई है, इनमें बताया गया है। तो मैं तो बता रही, साथ में आप भी अपने उत्तर जो कमेंट बॉक्स में दे। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि आजकल क्या होता है कि आज के जो जमाने में जल निकास की जो व्यवस्था के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जो धातु, प्लास्टिक, सीमेंट और पत्थरों से बनाई जाती है। इस अध्याय में क्या है, वर्णित जो शहरों में जल निकास की जो व्यवस्था को वल्यकूप कहते हैं। इसमें इस पाठ में यह बताया गया था। और इसमें क्या, छल्ले नुमा पत्थर या पके हुए मिट्टी से बने वल्य आकार को एक के ऊपर रखकर पाइप के रूप में क्या सजाया गया है। और इन वल्य कूपों को क्या गुसल खाने, नाली, कूड़ेदान के रूप में उपयोग किया जाता था। और इसमें क्या होता था कि इसका जो आकार है जो नली नुमा, और इसके उपयोग होने वाले जो सामान है इसमें भी इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता था। तो ये हुए कुछ प्रश्न उत्तर जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी जो है आप भी कर सकते हैं इसके उत्तर। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे भी जाते हैं एनसीईआरटी की किताबों से। तो आप सभी का धन्यवाद।